इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अर्थ होता है कि लिंग में या पेनिस में पूरी तरह से टर्जिडिटी या तनाव नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वो आदमी नॉर्मल एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन एंजॉय नहीं कर पाता। कि यंग एज में अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि उसके पेनिस की हार्डनेस में कमी है, इट इज़ अ मार्कर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर किसी को परसिस्टेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ हार्ट डिजीज, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ डायबिटीज। नॉर्मली जब कोई भी मेल मॉर्निंग में उठता है तो उसको मॉर्निंग इरेक्शन होता है, और अगर सुबह उठ के उसको मॉर्निंग ट्यूमसेंस नहीं है, देन दिस इज पैथोलॉजिकल। एक है कि मॉर्निंग में सुबह जब उठते हैं तो इरेक्शन है, लेकिन बाद में या दिन में या रात में जब भी इंटरकोर्स होता है उस टाइम वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं अचीव कर पाते। दैट इज अ सिचुएशनल और अ psychological erectile dysfunction. Habits like smoking, habits like alcoholism, these contribute to erectile dysfunction. There's a very standardized IIEF scoring, which is International Index for Erectile Function Scoring. So किसी पेशेंट को अगर लगता है कि कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, इंटरनेट पे जाके गूगल पे 2 मिनट में वो फॉर्म आता है IIEF स्कोरिंग, उसको डाउनलोड करके दे कैन फिल अप देयर स्कोर एंड दे नो वेदर दे आर सफरिंग और नॉट। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर आज हम बात करेंगे उनके साथ। वेलकम सर। नमस्कार मैम, थैंक यू। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन, पुरुषों में क्या इसे नपुंसकता कहते हैं? नपुंसकता थोड़ा सा लेमैन वाला टर्म है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड मेडिकल आइडेंटिटी है। इसके सब पार्ट्स भी होते हैं। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अर्थ होता है कि लिंग में या पेनिस में पूरी तरह से टर्जिडिटी या तनाव नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वो आदमी नॉर्मल एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन एंजॉय नहीं कर पाता या उस फंक्शन को पूरा नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड एज sexual dysfunction, and sexual dysfunction has got 2-3 components, maybe 3 components or 4 components. One is decreased libido या decreased urge, जिसमें कि जो कि predominantly hormonal होती है। उसका रीजन क्या होता है? उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से या जो एंड्रोपॉज हम बात कर रहे थे उनकी वजह से। सो एक तो हो गया डिक्रीज्ड लिबिडो। द सेकेंड थिंग इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि उनकी पिनाइल ट्यूमेसेंस या पेनिस की जो हार्डनेस है वो इतनी एडिक्वेट नहीं है कि फीमेल काउंटर पार्ट में पेनिट्रेट कर सकें या इंटरकोर्स कर सकें। और तीसरी चीज़ है प्री मेच्योर एजैकुलेशन, विच मीन्स कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स दे इजैकुलेट वेरी अर्ली एंड लूज देयर टर्जिडिटी। सो दीज आर द 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेक्शुअल डिसफंक्शन: डिक्रीज्ड लिबिडो, इरेक्टाइल इनसफिशिएंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड थर्ड इज प्री मेच्योर इजैकुलेशन। ये तीनों ही बड़ी सेपरेट एंटिटीज़ हैं एंड दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपके पास मरीज आते हैं, आपके पास ये शिकायत लेकर पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो रीज़न आपको क्या लगता है होते हैं और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे? सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन 2 मेजर ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं। वन इज साइकोलॉजिकल या सिचुएशनल एंड द अदर इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कि किसी स्पेसिफिक बीमारी की वजह से। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ डिजीज एज वेल एज अ सिम्टम। मतलब ये एक तो बीमारी स्वयं में अपने आप में एक बीमारी है, और ये कई बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए एक बड़ा सिम्टम भी है। फॉर एग्जाम्पल, we have done a thesis also on this, and it is very well published and established in the literature कि यंग एज में अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि उसके पेनिस की हार्डनेस में कमी है, इट इज़ अ मार्कर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट डिजीज यानी उस व्यक्ति में हार्ट अटैक आने का खतरा या हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा, एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना होने का खतरा ज़्यादा होता है। बिकॉज जैसे ये खून की नसें जो पेनिस की होती हैं, ये सबसे पतली होती हैं, 0.1 mm डायमीटर की ब्लड वेसल्स होती हैं, और हार्ट की ब्लड वेसल्स इसी तरह से जो होती हैं। तो जब ये खून की नसें पतली होने लगती हैं, तो जैसे पेनिस की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें सबसे पहले इफेक्ट आता है। कोई भी ऐसा पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो कि पूरी बॉडी की खून की नसों को इफेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहले पेनिस को इफेक्ट करता है। तो ये लक्षण देखने की ज़रूरत है
हाँ, अगर किसी को परसिस्टेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ हार्ट डिजीज, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ डायबिटीज। तो मतलब आपका दिल खतरे में हो सकता है। हाँ, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ डायबिटीज, इट कुड बी अ मार्कर ऑफ बीपीएच, प्रोस्टेट डिजीज। तो ये 3 बड़ी मेजर बीमारियां हैं जो कि इसके ऊपर बैठी हुई हैं, जो दिखता सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन किसी को प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है, बीपीएच हो सकता है, किसी को जो है हार्ट डिजीज हो सकती है, और किसी को डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये 3-4 सब ग्रुप ऑफ बीमारियां जिसका एंड रिजल्ट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बिकॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी भी मेल को प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो उसके लिए परेशान हो जाता है, और एक वो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा विशियस साइकिल डेवलप हो कई जाता बार है। पुरुष बात नहीं कर पाते। हमेशा नहीं बात करते, दे डोंट टॉक अबाउट इट, एंड स्पेशली एट यंग एज दे डोंट टॉक अबाउट इट। जो मेल्स वैसे थोड़ा सा एल्डरली हो जाते हैं, 40s 50s या 60s में पहुंच जाते हैं, वो स्वयं दे आर वेरी कीन टू डिस्कस अबाउट इट, दे आर वेरी कीन टू नो अबाउट इट, एंड दे आर वेरी कीन टू कीप इट हेल्दी, दे वांट ट्रीटमेंट्स विच कैन कीप इट हेल्दियर। बट यंगर मैन जो होते हैं, इनके लिए बड़ा विशियस साइकिल होता है, बिकॉज वो उसको अपनी एक मर्दानगी का सबूत मानते हैं। दे थिंक जो आप टर्म यूज़ कर रहे थे नपुंसकता, वो उससे कोरिलेट करते हैं, बिकॉज उनके फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में जो स्लैंग्स यूज़ होते हैं, जो बीमारी किसी को भी किसी भी प्रकार की कैसे भी हो सकती है। सो इट इज़ नॉट कि नपुंसक होना का मतलब है कि ही इज़ नॉट एबल टू, ही विल नेवर बी एबल टू अचीव एन इरेक्टाइल फंक्शन। तो कौन से सिम्टम्स हों जब एक पुरुष को ज़रूर जाना चाहिए, एक सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर के पास जाकर? देखिए, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर वो हर समय रह रहा है, मतलब कि नॉर्मली जब कोई भी मेल मॉर्निंग में उठता है तो उसको मॉर्निंग इरेक्शन होता है, या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जब होता है तो इरेक्टाइल फंक्शन जो होता है वो होता है, और अगर सुबह उठ के उसको मॉर्निंग ट्यूमसेंस नहीं है, देन दिस इज पैथोलॉजिकल। एक है कि मॉर्निंग में सुबह जब उठते हैं तो इरेक्शन है, लेकिन बाद में या दिन में या रात में जब भी इंटरकोर्स होता है, उस टाइम वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं अचीव कर पाते, दैट इज अ सिचुएशनल और अ साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। Vis-a-vis erectile dysfunction which is present throughout, which could be because of certain other diseases or primarily diseases of the penis. So, inability to achieve a proper erection either during masturbation or sexual intercourse amounts to erectile dysfunction. और कई दफ़े ऐसा होता है कि लोग इतने एंक्शस हो जाते हैं, स्पेशली यंग बॉयज़। सी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यंग बॉयज़ जो मैरिजेबल एज के होते हैं, उनमें इसी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, उनकी एंग्जाइटी इतनी होती है, इस तरह की उन्होंने लिटरेचर पढ़ा होता है या इस तरह की मूवीज़ का एक्सपोजर होता है उनका, बिफोर मैरिज दे वांट टू इंश्योर दैट माय इरेक्टाइल फंक्शन इज़ प्रॉपर बिफोर दे गेट मैरिड। इतना ज़्यादा उनके दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। सो ऑल दिस इज़ मैन मेड डिज़ास्टर्स। इतना सोच के, इतना पढ़ के, इतनी चीज़ें देख देख के वो अपने आप को स्वयं बीमार कर लेते हैं, और वो एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट डेवलप हो जाता है। एंड आई रिसीव मैनी couples very unfortunate who are heading for divorce because the male partner is not able to satisfy the female partner. So these are very delicate subjects, and they need to be touched in a very very soft manner, discussing each partner separately, what are their expectations. So a lot of psychological component goes in there. पैथोलॉजिकल वाला ईडी तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो पैथोलॉजिकल ईडी जिस आदमी को होता है, उसको शर्म नहीं लगती डिस्कस करने में, ही इज़ वेरी ईगर टू गेट ट्रीटेड। लेकिन जो यंग मेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली उसी विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं। ऐसे भी क्या करना चाहिए उन पुरुषों को या जो यंग बॉयज़ हैं? उसके लिए काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक बार ज़रूर कर्सरी एग्जामिन कर लेना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कोई ऐसी फाइंडिंग तो नहीं है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उनका हार्मोनल लेवल वगैरह सब नॉर्मल है, तो ऐसे में काउंसलिंग यूजुअली वर्क्स। एंड मोस्ट ऑफ द ईडी इज़ सिचुएशनल, किसी समय पर है और किसी समय पर नहीं है। सो जो परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर ही यंग बच्चों में परफॉर्मेंस प्रेशर ही होता है। उस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हैं, इस तरह का लिटरेचर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, 50 तरह का एक्सपोजर है कि इतना टाइम, इतनी हार्डनेस, इतनी लेंथ। सो इस समय दुनिया बिल्कुल पागल है कि इतनी लेंथ चाहिए, इतनी गर्थ चाहिए पेनिस की, और तभी फीमेल सेटिस्फाई होगी, विच इज़ ऑल एब्सोल्युटली अनवारंटेड फॉर अ हेल्दी मेंटली कनेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। राइट।
तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप कैसे देखते हैं? कब किसी को भी डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस करना चाहिए और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो मेरी अप्रोच रहती है, बिकॉज मेरी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स मेरे पास रहते हैं वो 40 प्लस वाली एज के होते हैं या 50 प्लस वाली एज में होते हैं, जिनमें कि कॉमनली प्रोस्टेट की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बीपीएच होता है और उसके साथ साथ उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन भी रहता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो इन सभी चीज़ों को एज अ पार्ट ऑफ एजिंग मान लेते हैं, ऐसा है कि एजिंग की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है? अनटिल अनलेस कि उनके हार्मोन लेवल्स फॉल कर रहे हों तो भले हो सकता है, बट अदरवाइज यूजुअली मेल्स आर एक्टिव इन देयर लेट 70s 80s। आई हैव गुड पेशेंट्स जो कि 80 ईयर्स की एज में भी दे कम फॉर अ पीनाइल इम्प्लांट। And so sexual satisfaction is important for a man at every stage of life. So it depends upon the relationship of the couple, or it depends upon the psychological aspect of that man. So जो ये एज ग्रुप है इसमें कई दफ़े डायबिटीज़ की वजह से, कई दफ़े हाइपरटेंशन की वजह से, कई दफ़े प्रोस्टेट बीपीएच की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉमनली एसोसिएटेड होता है और उस प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर देता है। So these are the subgroup of patients which I predominantly handle, and इसमें हम लोग यूजुअली देखने की कोशिश करते हैं, उनका हार्ट डिजीज़ रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, उनकी शुगर्स एंड डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट करते हैं, उनके प्रोस्टेट की प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन करते हैं कि बीपीएच कहीं ऐसा ना हो कॉज हो। इसके अलावा कई और दवाइयाँ ऐसी चल रही होती हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं। सो ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद उसका स्टेप वाइज उसकी ट्रीटमेंट होती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यंग मेल हैं उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। उन्होंने जो प्रेशर लिया हुआ है उस वजह से मोस्टली यही होता है, या वाकई उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है? Mostly it is either because of psychological performance anxiety pressures, or it is because of substance abuse. So habits like smoking, habits like alcoholism, these contribute to erectile dysfunction. तो अब आप एक तो ट्रीटमेंट की कब ज़रूरत पड़ती है, और क्या कुछ आप ऐसे टिप्स बता सकते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन जो जो बात नहीं कर पा रहे मेल, जो यंग मेल हैं बात नहीं कर पा रहे, वो क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टिग्मा की बात नहीं है अब। इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, medically very well studied speciality of urology, male sexual dysfunction. There's a very standardized IEF scoring, which is International Index for Erectile Function Scoring. So किसी पेशेंट को अगर लगता है कि कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, इंटरनेट पे जाके गूगल पे 2 मिनट में वो फॉर्म आता है IIEF स्कोरिंग, उसको डाउनलोड करके दे कैन फिल अप देयर स्कोर एंड दे नो वेदर दे आर सफरिंग और नॉट। तो एटलीस्ट एक पता चल जाता है कि मुझे प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड वंस योर स्कोर इज इन द प्रॉब्लमेटिक रेंज, देन यू कैन अप्रोच द डॉक्टर और अ यूरोलॉजिस्ट and discuss what are the treatment options for you. There are plethora of treatment options. Erectile dysfunction has now a very wide array of treatment options, which begins from psychological counseling to neuromodulation or biofeedback to there are certain simple machines, daycare machines, sonological machines, जिसमें कि पल्स वेव थेरेपी की वजह से जो पीनाइल ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस हैं, देयर आर सो मेनी जेल्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी हार्मोनल पिल्स, एल्प्रोस्टाडिल अवेलेबल। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्विटिंग स्मोकिंग है, क्विटिंग अल्कोहल है, वेट रिडक्शन, एक्टिव लाइफस्टाइल। Then you can go to take the help of medications such as sildenafil, vardenafil. There are 4 types of medications available. Then there are topical therapies in the form of gel, which can be applied, which also have very good results. Then alprostadil, which is a kind of hormone which stimulates the penile blood flow, prostaglandins, they can be used. Then there is something which is called as P-shot or PRP therapy,
जैसे कि बालों के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं, उसी तरह से पीआरपी थेरेपीज पेनिस में दी जाती हैं, जिससे कि जो उनकी कैवर्नोजल वैस्कुलेचर है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाया जा सके। देर आर सर्टेन मशीन्स जिसको कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जो पहले किडनी स्टोन तोड़ने के लिए यूज़ होती थी मशीन, उसी तरह की पिनाइल ब्लड फ्लो बनाने के लिए बड़ी सिंपल सी मशीन आ गई, हैंड हेल्ड डॉपलर की तरह। तो जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, इतनी बड़ी सी मशीन होती है, और जिससे कि परसिस्टेंट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वेव्स निकलती हैं जो कि पिनाइल वैस्कुलेचर उनके ब्लड फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। So these are the therapies available, and नहीं जब कुछ नहीं है, then at the last stage penile implant, again it's an amazing choice for the patient. There are different varieties of penile implant available, अलग अलग तरह के implants हैं, rigid है, semi rigid है, inflatable है। So बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के अमेरिकन मेडिकल सिस्टम, रिजिकॉन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, और बहुत अच्छे अच्छे implants आते हैं जो कि आपके इरेक्शन को बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी के इरेक्शन की तरह बना सकते हैं किसी भी एज में। तो ये तो सारा ट्रीटमेंट हो गए। जब आप ट्रीटमेंट, हो सकता है कि शुरुआती दौर में ही आप बात करते तो साइकोलॉजिकली अगर ये सब ठीक हो जाए। सेक्सुअल डिसफंक्शन जो पुरुष झेल रहे हैं, इस एपिसोड में आप जाने से पहले आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर मैं फिर कहूँगी जो बात नहीं कर पा रहे? उसमें नंबर 1 इज़, जब भी टाइम मिले, अगर उनके पास एक्सेस है इंटरनेट का, या गूगल पे देख के वो इंटरनेशनल जो इंडेक्स है इरेक्टाइल फंक्शन का, फॉर्म का स्कोरिंग, वो फॉर्म डाउनलोड करके अपना स्कोर कर लें। अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है या उनको मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं हो रहा है, देन इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। जो पुरुष 40-50 साल के हैं, सबसे पहले उनके लिए रूल आउट करना है कि उनका हार्ट ठीक है, उनकी शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस वजह से तो नहीं है, और तीसरे उनका प्रोस्टेट के इश्यूज़ तो नहीं है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि कल्मिनेट कर देती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, उसको रूल आउट करना चाहिए। कई पुरुषों में पीनाइल कर्वेचर होता है, या उसमें जो है टेढ़ापन होता है, लिंग में प्लैक्स होते हैं, पेनफुल इरेक्शन होता है जिसकी वजह से वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते। तो उसकी प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। कहीं पेनिस में कोई गांठ तो नहीं है, कोई प्लैक तो नहीं है। कई दफ़े उसका डॉपलर किया जाता है, या कई दफ़े एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एक बार प्रॉपरली एग्जामिन करा लेना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई रीज़न नहीं है, देन दे कैन प्रोसीड, दे कैन डिस्कस इन द मेल सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक स्टेप वाइज ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ देयर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बिकॉज ये जो दवाइयाँ भी हैं, ये ओवर द काउंटर बड़ी इजीली मिल जाती हैं। वैग्रा है, या टडालाफिल है, टैजिल है, बहुत सी दवाइयाँ हैं, और रोज़ लोग, आप 10 मिनट दवा की शॉप पे खड़े हो जाइए तो वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे आएंगे जो कि करंट वाली गोली लेके चले जाएंगे ओवर द काउंटर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। नुकसान क्या है इसका? They can develop heart disease. It is contraindicated in patients who are taking nitrates or who have got some kind of heart disease. तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, और इसको जो है किसी डॉक्टर की देख रेख में ही लेना चाहिए। बिना सलाह के ये दवाइयाँ, वाइग्रा जो ले रहे हैं या रेगुलर जो ले रहे हैं, शायद उन्हें नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा डेंजरस कार्डियक डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। और इसके और तो साइड इफेक्ट होते ही हैं, हेडेक, फ्लशिंग, बहुत सी अलग, प्रायपिज्म, बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दे शुड बी टेकन ओनली वंस यू हैव बीन एग्जामिन्ड फॉर अदर डिजीजेस, और वो भी सलाह के साथ। तो अब सेक्सुअल डिसफंक्शन है पुरुषों में, तो उनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या सेक्सोलॉजिस्ट के पास? सेक्सोलॉजिस्ट तो कोई डिग्री होती नहीं होती, नहीं। पर जो अपने को क्लेम करते हैं कि वो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो क्लेम तो देखिए, जो एलोपैथी में पढ़ाई होती है उसमें MCH की डिग्री यूरोलॉजी में होती है। सो यूरोलॉजी एंड जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, जिसमें कि मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन पूरा एक अलग अध्याय है, जिसकी कि सारी ट्रायल, सारे मेडिकेशन, सारी सर्जरी की पढ़ाई लिखाई होती है। इसके अलावा सेक्सोलॉजी इज़ नो सब्जेक्ट। सो सेक्सोलॉजी तो एक प्लेन MBBS डॉक्टर भी हो सकता है, एक BAMS डॉक्टर भी हो सकता है, और कोई पीपल राइट डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप्स कि मैं यहाँ से फेलो हो गया, यहाँ से फेलो हो गया, बिकॉज ये सब जो एरिया ऐसा है, इसको समाज में हमारे लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन एवरीबडी नोज दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका लिवरेज लेके उसको पॉपुलराइज करके उसमें
आज के समय में इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, मार्केटिंग ओवरलोड की वजह से बहुत से लोग इसमें स्पेशलाइजेशन दिखा के इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि जो पुरुषों से संबंधित, सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम है पुरुषों में, तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाएं, किसी क्वालिफाइड वही- यूरोलॉजिस्ट हाँ। के पास जाके जरूर दिखाना चाहिए, बिकॉज बहुत से कारण होते हैं उसमें। वैस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं उसमें। उन्हें सेक्सोलॉजिस्ट नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं, उन्हें सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा तो कोई होता ही नहीं। होता ही नहीं, जैसे आपने हाँ, कहा, हाँ। तो उन्हें एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।